चलिए हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी क्लास 11 के भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाले पुस्तक के हम इकाई 2 देखेंगे और इसमें हम चैप्टर 3 देखेंगे। जैसे चैप्टर के नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा के बारे में। और जैसे इकाई 2 में हम आर्थिक सुधार के बारे में देखेंगे 1991 से, और इसमें हम नियोजित विकास के 40 वर्षों के बाद भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार तथा खदानों के उत्पादन में स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम कैसे रहा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर, इसके बारे में भी देखेंगे। और 1991 में भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ और इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में उनके प्रयोग का मूल्यांकन किया जाएगा। और उसके बाद चैप्टर में हम देखते हैं चैप्टर 3 है। चैप्टर के नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, जिस चीज की हमें जानकारी होगी, जैसे 1991 में भारत में प्रारंभ की गई सुधार नीति के पृष्ठभूमि से हम परिचित होंगे और सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रियाओं को हम समझेंगे और वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से भी परिचित होंगे। और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभाव को भी हम जानेंगे। तो एक अर्थशास्त्री कह सकते हैं, इनका नाम है KR नारायण। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और KR नारायण। इन्होंने कहा था कि आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। ये जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका नाम है KR नारायण। इन्होंने कहा था कि आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। परिचय देखें इस चैप्टर के, तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया और इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ थी। और कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि इसमें आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। और अन्य विद्वानों का मत है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी, जो बजट में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पाद की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। और वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। और इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने अभी भी गहन बना दिया है था। और इस सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों का अपनाया और इसमें से हमारी विकास रणनीति का पूर्व दिशा को ही बदल दिया। और इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभाव पर भी विचार करते हैं। इस पुस्तक के पृष्ठभूमि के बारे में देखें, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा के हम पृष्ठभूमि के बारे में देखें। तो इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार कर और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। और जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है और इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंधन कर देती है। कच्चे तेल आदि का आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। और यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई थी। और जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर
अपने संसाधनों का 1/12 अंश खर्च करना पड़ रहा था। और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी और इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व की बहुत सी सोच विचार कर अनुप्रयोग करती और बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों में से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी और कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया और इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित कर न तो कोई प्रयास किया गया और न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा और अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश को 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी नहीं बची थी। इतना ही नहीं कि कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहते थे और उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी RBID, जिसे सामान्य विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उसने देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला और किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थानों ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे कि सरकार उदारीकरण करेगी और निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी और साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीतियों में व्यापक आर्थिक सुधार को सम्मिलित किया गया और इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। और इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे अस्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। अस्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं और जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना होता है और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना होता है अस्थायित्वकारी में। और इस सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरा जो है संरचनात्मक सुधार, इसमें ये दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। और इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां आरंभ की और इनके 3 उपवर्ग है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण को थोड़ा विस्तार से देखें। हमने प्रारंभ में चर्चा की कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बाजार बनाए। हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्गों को सबसे बड़ी बाधा बन गए और उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीति में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ हो चुके थे और किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें और ये क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर सुधार और विदेशी विनिमय बाजार तथा निवेश क्षेत्रक, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण देखें तो भारत में नियम प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया, जैसे कि क में सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी और जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने तथा उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। ख है अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था और ग है कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल
लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों को पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीति में इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक, विमान तथा औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परमाणु ऊर्जा उत्पाद और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियां ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई है और अधिकांश उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। उसके बाद वित्तीय क्षेत्र के सुधार में देखें तो वित्त के क्षेत्र में व्यवसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। और भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है और भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितना मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत भी करता है और विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र को सुधार नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि रिजर्व बैंक इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय क्षेत्र के रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाए। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई और कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्ति संगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रण शक्ति तथा अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। अब विदेशी निवेश संस्थान यानी FII तथा भारतीय बैंक म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। उसके बाद कर व्यवस्था में सुधार देखें तो इन सुधारों का संबंध सरकार के कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहते हैं। करों के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यवसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों को दरों में निरंतर कमी की गई और इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। और अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों की बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का वितरण कर देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, जो धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 यानी GST 2016 कानून को पारित की गई और यह कानून जुलाई 2017 में लागू हुई। इसी के द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचित कम होने की और तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है और करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया और साथ ही कर की दरों में सभी पर्याप्त रूप से कमी की गई। उसके बाद विदेशी विनिमय सुधार देखें तो विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था और 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया और इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई और इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार के रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और निवेश नीति सुधार के बारे में देखें
देखें व्यापार और निवेश नीति सुधार के बारे में देखें तो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योग के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था और इसके लिए आयात पर कर नियंत्रण और उच्च प्रशुल्कों को प्रयोग होता था और ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योग की समृद्धि दर कम हुई। और व्यापार नीति के सुधार के लक्ष्य थे, जैसे कि पहला था व्यापार नीति के सुधार के लक्ष्य, पहला है आयात और निर्यात पर परिणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, ख है प्रशुल्क दरों में कटौती और ग है आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ और अन्य सभी वस्तुओं पर ये आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों का आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया और भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। यह है नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीति के बारे में थोड़ा देखें तो आपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा, जो कला साहित्य और विद्वता के क्षेत्रों के गण्यमान्य विशिष्ट जन थे और नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने और उनके प्रबंधों में व्यवसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी की कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किए गए और भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि महारत्न है और महारत्न में जैसे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वह है इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर दूसरा है नवरत्न। नवरत्न में जैसे पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसमें वह है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। उसके बाद तीसरा है लघु रत्न। लघु रत्न में जैसे इसमें है भारत संचार निगम लिमिटेड, ब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स है इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 1960 के दशकों में उस समय की गई जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी और उनकी स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था, ताकि जन सामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाम मात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पनधारियों के प्रति उत्तरदायित्व बनाया गया था और इस नाम के अलंकरण के बाद से इस कंपनी के निष्पादन में निश्चित ही सुधार आया और विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर उन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया और अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और उन्हें वित्तीय बाजार से श्रेय में संसाधन जुटाने और विश्व बाजारों में अपना विस्तार करने के युग बनाया है। उसके बाद हम निजीकरण के बारे में देखते हैं। तो निजीकरण के बारे में देखें तो इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग और यानी इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। और सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही है। जैसे पहला है क सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा ब है
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना और किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। और सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुसंधान बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना और तथा यह भी अपेक्षा की गई कि निजी कंपनी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभाव उत्पादन सिद्ध होगा। और सरकार को भी यह भी आशा की गई थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष भी दर्जा दिया गया था, जिसे हमने बॉक्स में देखा था। और एक और देख लेते हैं बॉक्स में विश्व स्तरीय पद छाप के बारे में। तो वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैला रही हैं। और उदाहरण के लिए जैसे ONGC विदेश और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजना है। टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। और यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। और HCL टेक्नोलॉजीज है, यह भारत में शीर्ष 5 IT कंपनियों में से एक है जिसे 31 देश में कार्यालय है और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है जो शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी और आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र भी है। उसके बाद वैश्वीकरण के बारे में देखें तो यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत बनाना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण को गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन करना होता है। और वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। और यह समग्र विश्व को एक बनने या सीमा युक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। जैसे बाह्य प्रामाण में देखें सके तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत यानी किसी बाहरी संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि हैं। और संचार के माध्यमों से आई क्रांति विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने यानी बाह्य प्रामाण की प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। और अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही है। और आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से जैसे इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संस्थाओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। और अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत में से ये सेवाएं प्रदान करने लगी है, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप में निष्पादित हो जाते हैं। और भारत के निम्न मजदूरी दरें जहां तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रामाण का एक गंतव्य बना दिया गया है। उसके बाद देखते हैं
विश्व व्यापार संगठन के बारे में, तो व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि यानी GATT के परिवर्तित विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन 1995 में किया गया और उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। और इसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना है। और विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाएगा। और साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना है और ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण भी संरक्षित हो। और विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनियम को भी ध्यान में रखा जाता है। और ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोल दिया जाता है। और विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों के संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों और सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदारी रहा है। और भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा और इसके लिए उसने आयात पर से अनेक परिणात्मक प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम कर दिया। कुछ विद्वानों की आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। और उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों से जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं वहीं विकासशील देश अपने बाजार को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। और वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है? इस पर खुद विचार करिए। उसके बाद हम देखते हैं सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के बारे में देखते हैं। तो अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 3 दशक हो चुके हैं। आइए अब इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। और जैसे सारणी 3.1 को देख सकते हैं, जैसे 3.1 में यहाँ दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद और प्रमुख क्षेत्रों की समृद्धि दरें प्रतिशत में भी यहाँ दिया गया है। तो जैसे क्षेत्रक देखें तो 1980 से 1991 में कृषि का क्षेत्रक था वो था 3.6 था। और 1992 से 2001 तक 3.3 और 2002 से लेकर 2007 के बीच था कृषि क्षेत्रक में 2.3%। और 2007 से 2012 में था 3.2 कृषि क्षेत्रक। और 2012 से 2013 में कृषि क्षेत्रक 1.5 था। और 2013 से 2014 में कृषि क्षेत्रक में ही 4.2 और 2014 से 2015 में कृषि क्षेत्रक -0.2। उसके बाद उद्योग वाले क्षेत्रक में देख लेते हैं। तो 1980 से 1991 में 7.1 था उद्योग क्षेत्रक। 1992 से 2001 में 6.2 था। 2002 से 2007 तक 9.4, 2007 से 2012 तक 7.4 हो गया। फिर 2012 से 2013 उद्योग क्षेत्रक में 3.6 था। और 2013 से 2014 में उद्योग क्षेत्र में ही 5.0 और 2014 से 2015 में 7.0 था। उसके बाद सेवाएं वाले क्षेत्रक में देख लेते हैं। सेवा वाले क्षेत्रक में देखें तो 1980 से लेकर 1991 में 6.7 था। 1992 से 2001 तक 8.2 और 2002 से 2007 तक 7.8 और 2007 से 2012 तक 10.0 था। और 2012 से 2013 8.1, 2013 से 2014 7.8, 2014 से 2015 9.8 था।
स्रोत जैसे ये स्रोत लिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार जारी करती है, उससे ये लिया गया है। और नोट में देखें, सकल वर्धित मूल्य का आंकलन सकल घरेलू उत्पाद पर सहायकी को जोड़कर और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर किया जाता है। तो हमने इन बॉक्स को देखा था कि कैसे उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में कितनी परसेंटेज क्या है उसके बारे में देखा। और 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही और सकल घरेलू उत्पाद 1980 से 1991 में 5.6% से बढ़ाकर 2007 से 2012 में 8.2% हो गया। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई, जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर भी बढ़ी। और इससे यह भी पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। 2012 से 2015 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई और जहां 2013 से 2014 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई, वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि का ऋणात्मक हो गया और सेवा क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर बनी रही, जो 2014 से 2015 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी अधिक थी। और इस क्षेत्र में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 2012 से 2015 में तेज गिरावट आई और तत्पश्चात बाद के वर्षों में बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व ने तेजी से वृद्धि हुई और विदेशी निवेश यानी जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित होते हैं, तो इसमें 1990 से 1991 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर उठकर 2017 से 2018 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। और भारत के विनिमय रिजर्व का आधार भी 1990 से 1991 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018 से 2019 में 423 बिलियन डॉलर हो गया। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। 1991 के बाद से भारत वाहन, कुल पुर्जों, दावा का सामान और इंजीनियरिंग उत्पादक और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादकों और वस्त्रीय के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया और बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण बड़ी आलोचना भी होती रही और ये समस्याएं विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हुई है। समृद्धि और रोजगार में देखें तो यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इन बात पर ध्यान दिलाया कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। और आपको रोजगार और समृद्धि के विनियम आयामों के अंतर संबंध अगले अध्याय में विस्तार से इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद कृषि में सुधार देखें। सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। 1991 के बाद से सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारित संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क विनिर्माण, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही उर्वरक सहायकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया और इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदार्थों के आयात पर परिणामात्मक प्रतिबंध हटाने जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातन्मुखी हो रही है और आंतरिक उपभोग की खदान फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नगदी फसलों पर बल दिया जा रहा है और इससे देश में खदानों की कीमतों पर दबाव भी बढ़ रहा है। उद्योगों में सुधार के बारे में देखें
तो उद्योगों में सुधार के बारे में देखें तो औद्योगिक समृद्धि के दर में भी कुछ शिथिलता आई है, और यह औद्योगिक उत्पादों को गिराती हुई मांग के कारण है। और मांग में गिरावट के कारण कई कारण है, जैसे कि सस्ते आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि है। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों के वस्तु और पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए, और तथा उन्हें अपने उद्योगों का आयातीय वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। और सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं को मांग को प्रतिस्थापित कर दिया। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारित संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। और इसी प्रकार प्राय यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योग और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। और यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च प्रशुल्क अवरोधों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहा है। यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिया जाए तो पर भी अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाया है। उसके बाद विनिवेश के बारे में देखें, प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991-1992 में उसने विनिवेश द्वारा 2,500 करोड़ रुपए यानी 25 करोड़ रुपये जुर्माने का लक्ष्य लगाया था। और सरकार उस लक्ष्य में 3,040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही। और वर्ष 2017 से 2018 में लक्ष्य तो लगभग 1 लाख करोड़ के विनिवेश का था, और उपलब्धि लगभग 1,57 करोड़ की रही। और इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। और सार्वजनिक संपत्ति की एक मुफ्त बिक्री करनी पड़ रही है। और साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, और न ही इसे सामाजिक आधारित संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में भी लगा दी गई। और क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना है? जैसे यहाँ अनुशीर्षिया त्रासदी के बारे में देखें तो विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्य में नहीं हुए हैं, और उन्हें अनुदानित करों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही है, और बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रभाव लघु उद्योग में काम करने वाले मजदूरों पर। इसका उदाहरण एक है आंध्र प्रदेश का हथकरघा उद्योग, और इस उद्योग में काम कर रहे बुनकरों की मजदूरी बुने गए कपड़े की मात्रा पर आधारित होती है। अतः बिजली में कटौती का अर्थ ऊंची दरों की मांग झेल रहे बुनकरों के मजदूरों में भी कटौती होती है। इससे तो बुनकरों की आजीविका ही संकट में पड़ गई है। और कुछ वर्षों पहले आंध्र के एक छोटे से कस्बे सिरसिला में विद्युत करघों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य किया गया। और क्या बिजली की दरें नहीं बढ़ानी चाहिए, या सुधारों से प्रभावित लघु उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए क्या आप सुझाव दे सकते हैं? इसके बारे में देखें, अगला है सुधार और राजकोषीय नीति के बारे में। तो आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। और इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव ही नहीं कर पाए। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है, तथा उन करों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मांग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहित किए गए हैं, और इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने में भी संभावनाएं क्षीण हो गई है। और इन सब का विकास और जन कल्याण आदि पर
होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष के तौर पर देखें, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक शुभ अवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। और दूसरी ओर आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है, और इसके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो गई है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष यह है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था, और उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकारों द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है, और उन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया तथा सारी समृद्धि कुछ इने गिने क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। क्षेत्र दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्चा सेवाएं, भवन निर्माण आदि व्यापार पर है, और कृषि विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करती है, इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद हम पुनरावर्तन के कुछ देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने पर अनेक दबाव के कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। अतिरिक्त दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्र को में व्यापार और दूरगामी सुधार आरंभ किए गया, और बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे। फिर तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्रों को की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों को परिवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी, और इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियां अपनाई गई। फिर अगला है वैश्वीकरण को उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है, और इसका अर्थ आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से और बेहतर जोड़ना है। अगला है बाह्य परामर्श औद्योगिक, ये बाह्य परामर्श जो है ये औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में एक प्रमुख गतिविधियों के रूप में उभर रही है। और अगला है विश्व व्यापार संगठन का अध्याय, ऐसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम उद्योग उपयोग संभव हो सके। और अगला है सुधार काल में कृषि और उद्योग की समृद्धि दर में कुछ गिरावट आई और सेवाओं में उछाल भी आया। अगला है सुधारों से कृषि को लाभ नहीं पहुंचा है और इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चित ही कमी आई है। अगला है औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों को बहुआयात के कारण शिथिलता ही आई है।